सुनो भाई, आज क्या काम चल रहा है खेत में? कुछ नहीं, ये घास काट कर है ना, गाय को खिलाना है अभी बस। और उसके बाद वो दूसरे खेत में गेहूं का पराली है ना, उसको जला देना है। मतलब आप गेहूं के अवशेष को खेत में जलाओगे? हाँ, वो हर साल ही जलाते हैं हम। गेहूं का हो या गन्ने का हो, वो हम जला देते हैं। जबकि आप गेहूं को खेत में जलाते हो, मतलब आपको रासायनिक खाद की बहुत जरूरत पड़ती होगी। हाँ, हर साल वो यूरिया सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं हम। तो यूरिया सुपर फॉस्फेट के लिए खर्चा भी बहुत आता होगा। आता है, लेकिन उत्पादन को बढ़ता देख इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक खाद का ज्यादा इस्तेमाल करके धीरे धीरे जमीन की उपज भी कम हो रही होगी। तो क्या आपको लगता है फसल की उपज कम हो गई है? लग तो रहा है, लेकिन क्या करे, पराली जल्दी सड़ता भी नहीं है। हम्म। अच्छा, तो ये जो अवशेष है जो आप जलाते हो, उसका आप बहुत अच्छा सेंद्रिय खाद बना सकते हो। क्या आपने बनाने की कभी कोशिश की है? नहीं, मैंने देखा है कि कूड़े में फेंकने के बाद साल 2 साल तक ये पराली सड़ता भी नहीं है, इसलिए कोशिश नहीं की कभी। अच्छा, लेकिन गेहूं या फिर गन्ने के ये जो अवशेष आप जला देते हो, उसके बजाय लेयर लगाकर उसके ऊपर जीवाणु डाले और उसका ढेर बनाए तो उसका अच्छा खाद बन सकता है। इस पद्धति को हम आपको सिखा सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप सिखाएंगे तो खुशी खुशी सीखेंगे। हम आपको ये निश्चित रूप से सिखाएंगे, जिससे जमीन की उपज बढ़ेगी और आपका रासायनिक खाद का खर्चा भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। अगर आपका मार्गदर्शन रहेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। खाद तीन मुख्य प्रकार के होते हैं: जैविक खाद, रासायनिक खाद और जीवाणु खाद। जैविक खाद वो है जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनाई जाती है। इस खाद में वर्मी कंपोस्ट, गोबर, मुर्गी की खाद शामिल होती है। अब इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को घुलने वाली बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम जीवाणु खाद कहते हैं। ऐसे जीवाणु हम सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक खाद कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया, सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट इत्यादि। ये खाद कारखाने में खनिजों या अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाया जाता है। शुरुआत के दिन भारत में 80 के दशक में ये खाद हमारे लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन हम फसल को उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक रासायनिक खाद देने लगे। रासायनिक खाद के अत्यधिक और लगातार उपयोग से मिट्टी की बनावट खराब होती जाती है। मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। यदि खाद का अधिक उपयोग करना है तो फसलों को भी अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी की क्षारों को भी बढ़ाता है। फलस्वरूप मिट्टी खारा हो जाती है। यह मिट्टी की सुपीकता को भी कम करता है। इसके अलावा अतिरिक्त खाद आपके कुओं तथा नदियों में और नालों में चले जाते हैं और आपके खेत के पानी और जैविक स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये खाद सस्ते नहीं हैं। मान लीजिए हम 5 से 6 रुपए प्रति किलो का यूरिया खेत में डालते हैं, उससे 80 से 90% वेस्ट जाता है। मतलब 1 किलो यूरिया 50 रुपए होती है और इसे डालने से फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। क्योंकि जो जीवाणु इस यूरिया को खाकर उसे नाइट्रोजन के उचित रूप में परावर्तित करते हैं, हम जीवाणु के खाद्य यानी काड़ी कचरा को जलाते हैं और जैसे जैसे खेत में कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं, वैसे वैसे जमीन नापिक हो जाती है। आइए अब समझते हैं कि वास्तव में कंपोस्ट खाद क्या और इसे कैसे बनाया जाता है। कंपोस्ट खाद अच्छी गुणवत्ता का हो, इसके लिए नाइट्रोजन कार्बन रेशियो एक अनुमानित 10 यानी कि 1:10 से एक अनुमानित 25 यानी कि 1:25 होना चाहिए। हमारे खेत में जो कचरा तैयार होता है वो एक अनुमानित 80 यानी कि 1:80 है,
जो कि 80 कार्ब प्रति 1 नाइट्रोजन है। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को विघटित होने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कार्ब का उपयोग करके ये सूक्ष्म जीव हमें खेत के लिए अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और अगर नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ में नहीं है तो पदार्थ को विघटित होने में समय लगता है, और साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन अपघटन के दौरान कम हो जाती है। अच्छी जैविक खाद के उपयोग। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है। फसलों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी की बनावट में सुधार से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे मिट्टी में ह्यूमस समृद्ध होती है, वैसे धूप कम हो जाती है। अगले मॉड्यूल में हम कंपोस्टिंग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे।